9th पॉइंट अपने को पढ़ना है वापस से। 1 मिनट। देखिए 9th पॉइंट क्या बोल रहा है कि हमारे पास में अदर रिपोर्टिंग्स भी हो सकती है। ठीक है, एक ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है कि उसे ओपिनियन इशू करना है, उसे ओपिनियन इशू करना है। ठीक है, जो उसे ओपिनियन इशू करना है उसके लिए हमारे पास में क्या होता है, थर्ड एलिमेंट होता है जिसका हेडिंग क्या होता है हमारे पास में, ओपिनियन। ये सबको क्लियर ही है ना। अगर कंपनीज एक्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है ना, कंपनीज एक्ट कब एप्लीकेबल होगा, जब हम कंपनी है, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है तो वहां पे एक रिक्वायरमेंट गिवन है, वहां पे एक रिक्वायरमेंट गिवन है। रिक्वायरमेंट गिवन है, क्या हो गया, क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई कंपनी कुछ कंडीशंस फुलफिल करती है, कुछ क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया अभी हम पढ़ेंगे, अगर कंपनी वो क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो ऑडिटर के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे कारों की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, उसे कारों की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। कारों क्या है, कारो एक और रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर अलग अलग मैटर्स हैं। ठीक है, 21 मैटर्स गिवन है। इन 21 मैटर्स के ऊपर भी ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, किसको, शेयर होल्डर्स को। हमें ओपिनियन इशू करना है, ये तो हमें कौन कहते हैं, हमारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कहते हैं। इस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अलावा अगर आपको कोई लॉ रिक्वायर करता है, अगर आपको कोई लॉ कहता है कि ऑडिटर को कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग और करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग हमें कौन से पॉइंट नंबर में करनी होती है, हमें पॉइंट नंबर 9 के अंदर करनी होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ, सबको समझ में आया? मैम एक बार कारो क्या बताया, फिर से बता दो। कारो अभी पूरा पढ़ेंगे, कारो अभी पूरा पढ़ेंगे, सिर्फ नाम सुनो कारो। कारो क्या होता है, क्या इसमें 21 मैटर है, वो सारी चीजें देखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। नाउ अब आगे क्या बोलता है, ये जो पैरा है वो ये कहता है कि मेरे पास में दो सिचुएशंस बन गई, मेरे पास में दो सिचुएशन बन गई। क्या सिचुएशन, सिचुएशन 1 कि मुझे ओनली स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ओनली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स मतलब मेरे ऊपर कोई अदर लॉ के हिसाब से कोई भी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही है, केवल मुझे अपना ओपिनियन इशू करना है। अगर मुझे केवल अपना ओपिनियन इशू करना है तो क्या मुझे पॉइंट नंबर 9 लिखना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में? नो मैम, नहीं लिखना पड़ेगा। ओनली कौन सा पॉइंट आएगा मेरी ऑडिट रिपोर्ट में, ओनली पॉइंट 3 आएगा। जब ओनली पॉइंट 3 आ रहा है तो उसकी हेडिंग क्या थी, ओपिनियन उसकी हेडिंग थी, तो अब भी उसकी हेडिंग क्या रहेगी, ओपिनियन उसकी हेडिंग रहेगी। क्लियर, समझ में आ गया? यस मैम। नाउ सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 क्या है कि मेरे ऊपर ऐसे की रिपोर्टिंग भी है और साथ में
और साथ में मैम आपके बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा शोर आ रहा मेरे बैकग्राउंड में बिल्कुल शोर नहीं है, नहीं आ रहा मैम हमें तो। मैम नहीं आ रहा। ठीक है। आपको ऐसे का भी रिपोर्टिंग करना है और साथ में आपको पॉइंट नंबर 9 का भी रिपोर्टिंग करना है। क्यों करना है पॉइंट नंबर 9 का रिपोर्टिंग? क्योंकि आपके ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, उसने लॉ ने आपको बाउंड किया है कि आपको रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 9 भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। तो हमें कितनी रिपोर्टिंग करनी है ऑडिटर को? 2 रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट में? एक तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर इसे रिपोर्टिंग करनी है और एक पॉइंट नंबर 9 के अंदर इसे रिपोर्टिंग करनी है। यहां तक समझ में आया? यस यस मैम। मैम। यस मैम। नाउ जब मुझे 2 रिपोर्टिंग करनी है तो मुझे क्या ध्यान रखना पड़ेगा? मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी हेडिंग्स क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मेरी हेडिंग्स क्या हो जाएगी? थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ऐसे के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे पहले हेडिंग डालनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो पॉइंट नंबर 3 है, उसकी मेन हेडिंग क्या हो जाएगी? रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके इंटरनल में लिखूंगी कि भाई मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन क्या है। तो इस तरीके से मेरे को ओपिनियन के लिए एक सब हेडिंग यूज में लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा मेरे इन्वेस्टर्स को कि ये जो पॉइंट नंबर 3 में मैं अपना ओपिनियन इशू कर रही हूँ दैट इज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो पॉइंट नंबर 9 में मैं अपना रिपोर्टिंग कर रही हूँ वो रिपोर्टिंग है मेरी रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो मेरी हेडिंग क्या हो गई? चेंज हो गई। तो सिचुएशन समझ में आई? सिचुएशन 1 है मेरे पास में क्या कि अगर मेरे को ओनली स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करनी है, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटर है, इनके ऊपर कोई दूसरा एक्ट एप्लीकेबल होकर के ये नहीं बोलता है कि आपको इन मैटर्स पे और रिपोर्टिंग करनी है, हमें ऐसा कोई एक्ट बाउंड नहीं करता है। तो हमें ओनली पॉइंट नंबर 3 में अपना ओपिनियन इशू करना होता है। जब ओनली पॉइंट नंबर 3 में हम हमारा ओपिनियन इशू कर रहे हैं तो हमें क्या हेडिंग डालनी है? केवल हेडिंग डालनी है ओपिनियन। क्लियर? नाउ मैं कंपनी हूँ, कंपनी कुछ क्राइटेरिया मेरी फुलफिल कर रही है, यानी कि टर्नओवर लिखा हुआ है 25 करोड़, तो 25 करोड़ से ज्यादा मेरा टर्नओवर है, मेरा कुछ जो क्राइटेरिया गिवन है वो फुलफिल कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर किसकी एप्लीकेबिलिटी आ रही है? कारो की एप्लीकेबिलिटी आ रही है। ऑडिटर को ओपिनियन के साथ साथ में एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करना है, दैट इज कारो। ओके, तो इन दैट केस आपको 2 हेडिंग्स के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ऐसे की रिपोर्टिंग और लॉज की रिपोर्टिंग। ऐसे की रिपोर्टिंग पॉइंट नंबर 3 में जाएगी, तो उसका हेडिंग क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो ओपिनियन हेडिंग है वो इंटरनल हेडिंग बन जाएगी। और पॉइंट नंबर 9 में रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हेडिंग आएगा। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चलिए फिर वापस रिपीट करना। हाँ, वापस से रिपीट कर रही हूँ, लास्ट टाइम अच्छे से सुन लेना। हमारे पास में ऑडिटर को ओपिनियन इशू करना होता है, ठीक है।
ओपिनियन वो एज पर स्टैंडर्ड इशू करता है, जिसका हेडिंग है पॉइंट नंबर 3 ओपिनियन के अंदर। बट कुछ कंपनीज अगर क्राइटेरियाज फुलफिल करती है, वो क्राइटेरिया अब हम पढ़ेंगे, वैसा क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे एक और रिपोर्टिंग करनी है। ऐसे की रिपोर्टिंग के अलावा एक लीगल रिपोर्टिंग और करनी है, जो उसे कंपनीज एक्ट कहता है। ठीक है, जब ऐसा केस बनता है तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, हेडिंग्स में चेंजेस आ जाएंगे। अगर ओनली स्टैंडर्ड की रिपोर्टिंग करनी है तो ओनली पॉइंट नंबर 3 ही रहेगा ऑडिट रिपोर्ट में, पॉइंट नंबर 9 नहीं आएगा, और पॉइंट नंबर 3 का हेडिंग रहेगा ओपिनियन। ओके, सिचुएशन 2, जब आपको ऐसे की भी रिपोर्टिंग करनी है और साथ में पॉइंट नंबर 9 की भी रिपोर्टिंग करनी है, मतलब कोई लॉ कहता है कि आपको क्या करनी है, एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इन दैट केस पॉइंट नंबर 3 का हेडिंग हो जाएगा ये, और पॉइंट नंबर 9 का हेडिंग रह जाएगा ये। ओके, यस मैम, अब बात है। क्लियर सबको? तो ये है पॉइंट नंबर 9। अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ। अब जो भी समझाया यही चीजें मेरे थियोरेटिकल मैनर के अंदर आपके यहाँ पे लिखी हुई है। एक मिनट, हमारा जो ये पैराग्राफ है, ठीक है, यही सारी चीजें थियोरेटिकली यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने समझाया, ये आप अपने आप रीड कर लेना। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका ऑडिट रिपोर्ट का ही पॉइंट है। आपकी चेंज हुई, स्क्रीन चेंज हो गई ना? हाँ Yes, मैम। sir. डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज तक 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले मुझे बताइए, सर्टिफिकेट में कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस इशू किया जाता है? आर फर्स्ट क्लास एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एश्योरेंस। और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कौन सा एश्योरेंस रीजनेबल। किया जाता है? Reasonable assurance. एश्योरेंस। ठीक है, तो ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है? फैक्ट्स के ऊपर बेस रहता है, ये एक कंफर्मेशन है रिगार्डिंग द एक्यूरेसी ऑफ डाटा। जो भी हमने सर्टिफिकेट में लिखा है वो एकदम सही है। दिस इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस confirmation regarding accuracy of information contained in the certificate। ठीक है, बट क्या ऑडिट रिपोर्ट में भी आप एकदम कंफर्मेशन देते हैं एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? नो मैम। नहीं, हम सिर्फ क्या करते हैं, अपना Opinion ओपिनियन देते हैं। इशू करते हैं। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू द ऑडिट एविडेंसेस obtained by me, है ना, financial statement are giving true and fair view। हम सिर्फ हमारा क्या देते हैं, ओपिनियन इशू करते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप क्या था? नेगेटिव एश्योरेंस। यस। नाउ यहाँ पे अब हम डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं। मिनिमम 6 to 8 differences। आप लोगों को अच्छे से लर्न होने चाहिए। ज्यादा डिफरेंसेस याद करने की जरूरत नहीं है, 6 to 8 तो कंपल्सरीली हमें याद रहने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ जाता है, 6 मार्क्स में भी आ जाता
सकता है। 8 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आता है ऑडिट के अंदर, है ना, इंडिविजुअल क्वेश्चन। तो 6 मान करके चलिए कि भाई 6 तो हमें एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए डिफरेंसेस। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आए तो वो पूछ लेना आप लोग मुझसे, क्योंकि सारी चीजें पढ़ने से ही इजीली आपको समझ में आ जाएगी। बट कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप मुझे स्टॉप करके पूछ लीजिएगा। मीनिंग क्या होता है ऑडिट रिपोर्ट का? सबको पता है, ऑडिट रिपोर्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कलेक्टेड एंड कंसीडर्ड इंफॉर्मेशन so as to give a clear picture of the state of affairs of the business to perform the persons who are not in the possession of the full facts। आप जरूरी नहीं है as it is लिखे, आप सिंपल ऑडिट रिपोर्ट का भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट इज अ रिटर्न रिपोर्ट इशूड बाय ऑडिटर, है ना। इन ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर्स ओपिनियन इज इशूड, है ना, विच इज बेस्ड ऑन द कंक्लूजन्स ऑफ ऑडिट और एविडेंसेस ड्यूरिंग बाय अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स। जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है रियल ऑडिट का, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कंपलसरी नहीं है हम इस तरीके से लिखे कि भाई ये स्टेट ऑफ अफेयर्स का पिक्चर प्रेजेंट करता है उन लोगों के लिए जो फुल फैक्ट्स नहीं जानते, यानी इन्वेस्टर्स के लिए ना। ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है? is a return confirmation of the accuracy of information stated therein। यहाँ पे क्या होता है, accuracy की confirmation दी जाती है। Now opinion, audit report contains the opinion of the auditor on the accounts। accounts के ऊपर यहाँ पे क्या इशू किया जाता है, opinion। पर यहाँ पे कोई ओपिनियन इशू नहीं किया जाता है, यहाँ पे हम एक्यूरेसी के लिए वर्डिंग्स लिखते हैं, कंफर्म करते हैं कि जो इस सर्टिफिकेट में लिखा है वो एक्यूरेट लिखा है। लाइक टर्नओवर इस कंपनी का 10 करोड़ है, ठीक है, तो इसकी हम क्या देते हैं, एक्यूरेसी की, 10 करोड़ की एक्यूरेसी की एक तरह से गारंटी देते हैं, ठीक है, कि भाई ये जो लिखा है वो एकदम सही है। क्लियर सबको? डन। बेसिस कहाँ से ऑडिट रिपोर्ट का मेन बेसिस क्या होता है? ऑडिट एविडेंसेस, जो भी एविडेंसेस इंफॉर्मेशंस हमने मिली है हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद में, इसी से बनता है। यस मैम। The audit report is made out on the basis of information obtained and books of accounts verified by the auditor। वही audit evidences obtained से। Now audit certificate कैसे बनता है? Is made out on the basis of the particular data capable of verification as regards accuracy। हम जिन चीजों की accuracy के लिए इंफॉर्मेशन दे सकते, कैपेबल है हम कि जिनका एक्यूरेटली अमाउंट डिटरमाइन कर सकते हैं, केवल उन्हीं के लिए ऑडिट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अगर हम किसी चीज का अनेबल हैं कि उसकी एक्यूरेसी डिटरमाइन नहीं कर सकते, लाइक प्रोविजंस की एक्यूरेसी डिटरमाइन की जा सकती है क्या? ये क्या है? नो मैम। एस्टिमेटेड अमाउंट है ना, ठीक है। तो इसलिए वहां पे प्रोविजन के रिगार्डिंग हम कोई सर्टिफिकेट कभी लाइफ में इशू नहीं कर सकते हैं। बट टर्नओवर रियल में कितना हुआ उसका हम अमाउंट क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं। आपके पास में फिक्स्ड असेट्स रियल में कितनी अवेलेबल है उसका भी हम क्या कर सकते हैं, आज की डेट का वैल्यूएशन करवा करके निकाल सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम क्या दे सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं। बट प्रोविजंस क्योंकि उनका अमाउंट ही हम एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, तो वहां पे हम सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते हैं। नाउ गारंटी, क्या ऑडिट रिपोर्ट में कोई गारंटी दी जाती है क्या? नो मैम। नो मैम। तो मे नॉट गारंटी करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ऑडिट रिपोर्ट कभी भी गारंटी नहीं देता है, बट ऑडिट सर्टिफिकेट गारंटी का काम कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन इस सर्टिफिकेट के अंदर लिखी है वो ट्रू एंड फेयर है, वो एकदम करेक्ट है, एक्यूरेट है। ओके,
देन कवरेज, ऑडिट रिपोर्ट एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर करती है, बट सर्टिफिकेट किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को कवर करता है। आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी का सर्टिफिकेट दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, क्योंकि अगेन हमारी लिमिटेशंस आ जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविजंस होते हैं, हम उनको वहाँ पे एस्टिमेटेड अमाउंट होते हैं, बेड डेट्स होते हैं जिनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कुछ हमारी लिमिटेशंस आ जाती है। इसलिए सर्टिफिकेट कभी भी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर नहीं कर सकता, वो केवल एक ऐसे पार्ट को कवर करेगा जिसको हम एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? फटाफट से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मेनली ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। लाइक मेरे को कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में आपके मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, बट मैंने मेरे सारे ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद ही मेरी ऑडिट रिपोर्ट बनाई है। मेरे पास प्रूफ है कि मैंने इंडिपेंडेंटली होते हुए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हुए, अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को यूज लेते हुए पूरा ऑडिट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का किया है, प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाए हैं। स्टिल आपके यहाँ पे कोई फ्रॉड था जो मैं डिटेक्ट नहीं कर पाई, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है मेरी कोई गलती? क्योंकि फ्रॉड्स और डिटेक्ट करना मेरी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हम सिर्फ ओपिनियन इशू कर रहे हैं, हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। बट इन केस ऑफ सर्टिफिकेट आप बोल सकते हो आपने जो लिखा है इसके अंदर अगर वो रॉन्ग हो जाए तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। होती है। होती है क्यों? क्योंकि आप गारंटी दे रहे हो, यहाँ पे आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहे हो कि भाई जो लिखा है वो एकदम फैक्ट है ना। देन सजेशंस, ऑडिट रिपोर्ट में नॉर्मली कोई सजेशन नहीं होता है, बट अलग अलग टाइप की ऑडिट रिपोर्ट होती है, जैसे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट है, वहां पे सजेशंस भी इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, बट ऑडिट सर्टिफिकेट में कभी भी सजेशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आप कभी सर्टिफिकेट मिलता है, आप गेम में फर्स्ट आए, वहां पे सजेशंस रहते हैं कि आपके लिए कि अगली बार इस तरीके से मत करना, ये गड़बड़ करी थी आपने गेम में, नहीं रहते हैं ना। तो सर्टिफिकेट में सिर्फ फैक्ट रहता है कि आपकी पोजीशन क्या आई, आपका फर्स्ट आए, आप सेकंड आए। वहां पे आपको कभी कोई सजेशन नहीं दिया जाता है कि सेकंड आए तो फर्स्ट कैसे आना है, ठीक है। बट जो इसी टाइप से जो ऑडिट सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर सिर्फ हम क्या लिख कर देते कि ये फैक्ट है कि आपकी कंपनी का टर्नओवर इतना है एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हमने भी क्या किया है उसे वापस से रीवेरीफाई किया है। इस तरीके से हमारा सील सिग्नेचर होता है ना। तो सिर्फ इसके आगे हम आपको ये नहीं लिख के देंगे कि इस टर्नओवर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सर्टिफिकेट में कभी भी सजेशंस नहीं होते, बट ऑडिट रिपोर्ट में सजेशंस हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड। नाउ नेचर, audit report is based on the vouching and verification of books of accounts, vouchers, assets and liabilities, सबको पता है। और ऑडिट सर्टिफिकेट किसके ऊपर बेस्ड है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी एंड फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। स्कोप, यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस कवर किए जाते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस कवर किए जाते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑडिट रिपोर्ट इज सब्जेक्टिव एज इट इज ओपिनियन ओरिएंटेड। ओपिनियन ओरिएंटेड होता है, हम सिर्फ यहाँ पे ओपिनियन इशू करते हैं, और ये फैक्ट ओरिएंटेड होता है कि जो भी स्पेसिफिक मैटर है उसके फैक्ट्स की चेकिंग होती है, देन हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है? ओपिनियन ओरिएंटेड, और सर्टिफिकेट क्या होता है? फैक्ट ओरिएंटेड। फॉर्म, ऑडिट रिपोर्ट का एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जैसे अपन ने अभी अभी पढ़ा था, बट सर्टिफिकेट का एज सच कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होता है, बट इन सम केसेस कुछ स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स होते भी हैं, ठीक है। बट ऑडिट रिपोर्ट का हमेशा एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट रहता है।
ऑडिट रिपोर्ट किसको इशू की जाएगी? ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाएगी ऑलवेज कंपनी के केस में मेंबर्स को, और बाकी दूसरे केसेस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, लाइक सोल प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटर को, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स को। और ऑडिट सर्टिफिकेट किसको इशू किया जाएगा? इस तरीके से लाइनिंग लिखी जाती है ऑडिट सर्टिफिकेट में स्टार्टिंग में, टू होम सो एवर इट मे कंसर्न, क्योंकि मैं सर्टिफिकेट जो भी इशू कर रही हूँ मैं उसे किसी स्पेसिफिक बंदे को एड्रेस करके नॉर्मली नहीं बनाती हूँ। क्या लिखती हूँ? टू होम सो एवर इट मे कंसर्न, मतलब आप चाहें जिसको ये दे सकते हैं, आप बैंक को भी दे सकते हैं ये, अगर आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना है तो ये सेम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को भी सबमिट कर सकते हैं। इसलिए वर्डिंग क्या लिखी जाती है? टू होम सो एवर इट मे कंसर्न, आप जिस भी व्यक्ति से ये रिलेटेड है आप उन सब के लिए ये सर्टिफिकेट यूज में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैंकर्स ने मुझसे स्टॉक सर्टिफिकेट मांगा तो मैं टू द बैंकर्स लिख करके दूंगी, नहीं, हम यही लिख के देते हैं टू होम सो एवर इट मे कंसर्न। अगर कल को आपको आकर के गवर्नमेंट मांग ले कि भाई ये सब्सिडी के लिए मुझे आपका स्टॉक चाहिए, तो आप सेम सर्टिफिकेट उन्हें भी प्रोवाइड करवा सकते हो। क्लियर? मैम कौन से केस में पर्टिकुलर पर्सन को करते हैं? ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में हम लिखते हैं ना टू द मेंबर्स एड्रेस। टू whomsoever it may concern, तो आपने उसका बता दिया एग्जांपल, पर्टिकुलर पर्सन को कब करेंगे? पर्टिकुलर पर्सन को नॉर्मली सर्टिफिकेट्स में किया ही नहीं जाता है, नॉर्मली कभी किया ही नहीं जाता है, ठीक है। बट अगर क्लाइंट मुझे कह रहा है कि इसको स्पेसिफिकली आपको इस पर्सन को एड्रेस करते हुए ही सर्टिफिकेट बनाना है, इन दैट केस ओनली मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस करते हुए ही बनाऊंगी। बाकी नॉर्मली ऐसा रियल लाइफ में कभी नहीं होता है कि कोई हमें आकर कहे कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन को ही। क्यों? क्योंकि अगर आपको इस सेम टाइम की सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट बाद में वापस से पड़ गई, ठीक है, और मैंने केवल स्पेसिफिक पर्सन को स्पेसिफाइड करते हुए ये सर्टिफिकेट बनाया है, तो आप इसे दूसरे पर्सन के लिए यूज नहीं ले पाओगे। अगेन आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे, अगेन हमारे सील साइन लगेंगे, तो हम आपसे रुपीस चार्ज करेंगे, तो आपकी उसमें क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमेशा जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं उनमें स्टार्टिंग लाइन यही होती है, टू होम सो एवर इट मे कंसर्न। ओके मैम। क्लियर सब? मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से बता दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है अगर ऑडिट रिपोर्ट में कोई गड़बड़ है तो। शर्त ये होनी चाहिए कि आप फ्रॉड और में इन्वॉल्व नहीं हो, आपने सारे ऑडिट प्रोसीजर्स अच्छे से गुड फेथ में अप्लाई किए थे, और ऑडिट मैम वो तो सर्टिफिकेट ऑडिटर रॉन्गली तो ढूंढता है कि क्या कुछ गलती करी है एंट्री करने में या कुछ ऐसा। तो गलती रह भी तो सकती है ढूंढने के बाद भी। डिटेक्शन एरर, डिटेक्शन क्या पड़ी थी? रिस्क पड़ी थी ना हमने। यस मैम, गड़बड़ रह भी सकती है ना, तो उसके लिए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बट साथ में कंडीशन क्या है कि आपको सारे ऑडिट प्रोसीजर्स आपने गुड फेथ में अप्लाई किए ना। ऑडिट सर्टिफिकेट में अगर कोई गड़बड़ रह जाती है तो वहां पे ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि ये आप सर्टिफिकेट दे रहे, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड बातें कर रहे हैं। ओके ओके मैम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, 6 पॉइंट तो मिनिमम आपको इनमें से लर्न रखने ही है। चलिए यहां तक क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलिए वेट, ओके नाउ
ऑडिट रिपोर्ट में जो पॉइंट नंबर 9 पढ़ा था हमने, वहां पे हमारे पास नाम आया था कारो का। ठीक है, कारो क्या है, इसके लिए हमारे पास एग्जाम में सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, इसके अलावा जो इतना बड़ा ये कारो दिया हुआ है, मैंने आपको 4 पेजेस का, ये कारो हमारे लिए एग्जाम पर से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ 1% भी नहीं है। बट फिर भी मैं आपको अभी तो सिर्फ ये आ सकता है सेकंड पॉइंट, इसलिए सेकंड पॉइंट अभी पढ़ा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, बाकी थर्ड पॉइंट से मैं आपके लेक्चर अपलोड करूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप फ्री हो, अभी का भी जरूरी नहीं है, जब किसी दिन भी आप फ्री हो, इस लेक्चर को जरूर देख लेना एक बार, कि अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आइए पढ़ते, सबसे पहले कारो होता क्या है। कारो का फुल फॉर्म है हमारे पास में कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। ठीक है, कारो हमेशा से चली आ रही है, जब 1956 था तब भी चली आ रही थी, जब 2013 आया तब भी चली आ रही है। ठीक है, कारो क्या है, एक रिपोर्ट है, रिटर्न रिपोर्ट है, जिसके अंदर ऑडिटर को कुछ सर्टेन मैटर्स के ऊपर, कौन कौन से सर्टेन मैटर्स है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर कारो हेडिंग दिख रहा है सबको। यहाँ पे ये देखिए 21 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैंने आपको लिखा था ना 21 मैटर्स, ये 21 पॉइंट्स के ऊपर रिपोर्टिंग करनी होती है ऑडिटर को। कंपनीज एक्ट 2013 हमें कहता है कि इन 21 पॉइंट के ऊपर ऑडिटर को एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग के लिए ये 21 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, जो कि पॉइंट नंबर 9 के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, इन 21 पॉइंट में कब एप्लीकेबल होंगे, ये 21 पॉइंट कब ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इन्वॉल्व करने हैं, उसके लिए हमें दिया हुआ है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020। कारो क्या होता है, एक रिपोर्ट है, तो ये हमेशा रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट चेंज होती रहती है। ठीक है, जो एमसीए वाले हैं, जो कंपनीज एक्ट वाले हैं, ये लोग बैठकर के साथ में मीटिंग करते हैं और इसकी इसके ये जो 21 मैटर्स हैं, इनको चेंज करते रहते हैं। हो सकता है वो इसको 2021 के अंदर 21 की जगह 23 मैटर कर दे, या 21 की जगह 18 मैटर ही रख दे। ठीक है, रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ था 2020 के अंदर, उससे पहले 2016 कारो चलती थी। 2016 कारो के अंदर आपके 25 एक पॉइंट थे। ठीक है, अब वो कितने पॉइंट्स कर दिए हैं, 21 पॉइंट कर दिए हैं। तो हमारे एग्जाम में आएगी तो 2020 ही आने वाली है, 2016 नहीं आने वाली है। क्लियर सबको? तो अभी कारो कौन सी चल रही है, कारो 2020। ओके, नाउ ये एप्लीकेबल किस किस पे होगी, तो यहाँ पे देखिए
Caro 2020 is applicable for all statutory audits commencing on or after 1 अप्रैल 2020, यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 से ये कारो एप्लीकेबल हो गई हमारे ऊपर, ठीक है। The order is applicable to all companies which were covered by कारो 2016। 2016 की कारो की एप्लीकेबिलिटी और 2020 की कारो की एप्लीकेबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। हमें ये सारी चीजें ध्यान नहीं रखनी है। नॉर्मली आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि कारो हर एक कंपनी पे अप्लाई होती है, लेकिन इन कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। इन कंपनीज के ऊपर कारो अप्लाई नहीं होती है। क्या वर्ड्स लिखे हैं? द ऑर्डर अप्लाइज टू ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट, इन कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। द फॉलोइंग कंपनीज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स परव्यू। 1% कंपनी है तो कारो अप्लाई नहीं होगी। स्मॉल कंपनीज है तो कारो अप्लाई नहीं होगी। स्मॉल कंपनी का मतलब पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट में आप लोगों ने, यस मैम। ठीक है। जिसका पेड अप कैपिटल लेस देन इक्वल टू 50 लाख होता है, 50 लाख और टर्नओवर 2 से 100 करोड़, ठीक है। तो उसे कहते हैं स्मॉल कंपनीज। छोटी छोटी कंपनीज के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होती है। 1% कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। बैंकिंग कंपनीज के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होती है। जो सेक्शन 8 कंपनीज है आपकी, जो चैरिटेबल पर्पस के लिए रजिस्टर्ड होती है, सेक्शन 8 ही होती है। सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होती है। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी कारो एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। और ये प्राइवेट कंपनीज, कुछ प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी कारो एप्लीकेबल नहीं होती है। कौन सी प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, तो वो हम पढ़ रहे। पहले ऊपर के नाम याद रखेंगे। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी। ये 5 कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। नहीं होती है। अब हम पढ़ रहे कि कुछ प्राइवेट कंपनीज को भी एग्जाम्प्ट किया है कि उनके ऊपर भी कारो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आप ऐसे याद रख सकते, कारो बड़ी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है ना। देखिए कौन सी प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। हुज ग्रॉस रिसिट्स और रेवेन्यू, मतलब कि जो सेल्स है अपना, टोटल सेल्स है ना, इज लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से कम या इक्वल है, हर साल कारो की एप्लीकेबिलिटी चेक की जाती है, हर साल की जाती है। हाँ,
अगर आपका 10 करोड़ से ज्यादा हो गया टर्नओवर तो आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर अगर 10 करोड़ से कम है तो कारो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। हर साल एप्लीकेबिलिटी चेक की जाती है। अच्छा, अब मुझे बताइए, थोड़ा सा चैप्टर छोड़ करके जा रही हूँ कहीं और, कॉस्ट अकाउंट्स जो मेंटेन करने थे उसमें एप्लीकेबिलिटी हर साल देख रहे थे या वन टाइम एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल? वन टाइम One time One time applicable, always है। ऑलवेज एप्लीकेबल, और कारो में एप्लीकेबिलिटी हर साल देखी जाती है, ठीक है। ग्रॉस रिसिट्स कितना है? 10 करोड़, लेस देन और इक्वल टू। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस करके देखने हैं, ठीक है। अगर लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ है, लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ है तो आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपकी कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी या होल्डिंग नहीं है, ठीक है, अगर आपकी कंपनी आपकी प्राइवेट कंपनी है, एस प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट कंपनी किसी अनदर कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन सकती है, पता है सबको? होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों बन सकती है। Yes, नाउ ma'am. अगर मेरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी किसी अनदर पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं है तो मेरे ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगी। बट मेरी प्राइवेट कंपनी है, 5 करोड़ का टर्नओवर है, बट इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ये क्या हो गई? किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो गई। तो आप लोगों ने लॉ में पढ़ा होगा कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसे भी क्या कहा जाता है? डीम्ड पब्लिक कंपनी कहा जाता है। Public company. यस मैम। यस मैम। तो तो हम मैम उस पे केवल कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। कारो एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि हम केवल प्राइवेट कंपनीज की बातें कर रहे हैं। नाउ अगर किसी प्राइवेट कंपनी की बोरोइंग्स लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ है तो आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? समझ में आया? ये याद रखना पड़ेगा। ये दोनों हमें लिमिट्स कब देखनी है? एट द एंड ऑफ द ईयर, और ये लिमिट हमें देखनी है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जिस ईयर की एप्लीकेबिलिटी चेक कर रहे हैं उस ईयर में कभी भी अगर बोरोइंग 1 करोड़ से ऊपर चली जाती है एक दिन के लिए भी, तो भी कारो एप्लीकेबल हो जाती है। और टर्नओवर और शेयर कैपिटल कब देखनी है हमें?